दोस्तों स्वागत है आपका 31 मार्च के डेली करंट अफेयर्स शो में। चलिए बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। 31 मार्च से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में मनरेगा की मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? 4 से 10% की। ये देख लीजिए उसकी पूरी डिटेल। चुनाव से पहले मनरेगा की मजदूरी 10% तक बढ़ी, यानी उसकी इजाफा कितने का हुआ है? 4 से 10% का। अलग अलग जगह हुआ है अलग अलग, इसलिए 4 से 10% का जो क्राइटेरिया है वो बताया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी दर में 4 से 10% तक का इजाफा किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य होगी। बहुत आगे की बात नहीं की गई है इसमें, 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए बात की गई है। इस बढ़ी हुई मजदूरी दर का जो आंकड़ा है 4 से 10% वो हरियाणा में कितनी है? 374 रुपए हो गए हैं अब बढ़कर। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम है 234 रुपए। हरियाणा में जो है वो सबसे अधिक है 374 रुपए की। अब सबसे ज्यादा उच्चतम मजदूरी है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? हरियाणा। सबसे ज्यादा कहां है? हरियाणा। सबसे कम कहां है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम है। गोवा में मजदूरी दर में बढ़ोतरी जो हुई है वो पैसे के रूप में अगर देखें तो सबसे अधिक हुई है। कितने रुपए की? 34 रुपए की सबसे अधिक बढ़ोतरी। क्या है ये? सबसे अधिक बढ़ोतरी कहां पर हुई है? गोवा में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वृद्धि जो क्या है कि वो सबसे कम रही है 7 रुपए की। 7 रुपए की सबसे कम वृद्धि रही है। 34 रुपए की कहां पे रही है? गोवा में। और सबसे कम कहां पर रही है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग वृद्धि हुई है, इसीलिए यहाँ पर इसको 4 से 10% कहा गया है, सीधा 10% नहीं कहा गया है। इन दोनों राज्यों में मजदूरी दर जो है वो 237 रुपए हो गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कितने रुपए बढ़े हैं? सबसे कम 7 रुपए और सबसे कम मजदूरी है 237 मनरेगा की। चलिए बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं शॉर्ट में, पर सबसे अधिक निवेश करने वाला देश बन गया है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इसमें सही जवाब है आपका अमेरिका। अमेरिका रक्षा विभाग ने एआई पर जो खर्च है वो 12 गुना तक बढ़ाया है। यानी अभी वर्तमान दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ही रक्षात्मक तौर से आगे बढ़ रहा है। फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जो है 38,000 करोड़ का निवेश करेगा यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्ट पर। 38,000 करोड़ एआई के हिसाब से अपने पैसे जो है वो रक्षा विभाग में लगाएगा। 12 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। तो देख लीजिए आप एआई के ऊपर जो ध्यान देना कितना आवश्यक हो चुका है वर्तमान समय में। अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के मामले में इसीलिए आगे रहता है। अब चूंकि एआई लॉन्च हो चुका है तो 12 गुना खर्च उस पर बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब वो इस क्षेत्र में जो है अपना दबदबा पहले से ही कायम रखना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मैच ने टीवी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? आईपीएल, बिग बैश, फीफा या पाकिस्तान प्रीमियर लीग पीपीएल। हाल ही में किस मैच ने टीवी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया है, यानी सबसे अधिक देखा जाने वाला मैच जो है वो कौन सी लीग का बना है? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग। किस किस के बीच में हुआ था ये मैच? आईपीएल 2024 के पहले मैच ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की। सीएसके और आरसीबी के बीच खेले गए मैच को 16 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा है। सीएसके और आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो पहला मैच खेला गया 2024 का, इस सीजन का, उस मैच को 16 करोड़ 80 लाख लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ देखा है और व्यूअरशिप का रिकॉर्ड है वो कायम किया है। एसआरएच। चलिए बढ़ते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। भारत के किस अंपायर को लगातार 5वें साल आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? अलीमदार, नितिन मेनन, शराफुद्दौला, इब्ने शाहिद इसका पूरा नाम है, और क्रिस ब्रॉड। इन चारों में से कौन है जो लगातार 5वें साल तक आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं और वो एक भारतीय अंपायर भी हैं? ये भी उसकी खास बात है। भारत के किस अंपायर को लगातार 5वें साल आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो सही जवाब क्या है इसका दोस्तों? नितिन मेनन। नितिन मेनन को देख लीजिए आप, ये है नितिन मेनन। आपने काफी बार इनको वर्ल्ड कप में और अन्य वनडे मैचों में, टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करते हुए देखा होगा। रविचंद्रन अश्विन ने इनके अंपायरिंग पर एक बार सवाल भी उठाए थे। नितिन मेनन की व्यक्तिगत जानकारी भी आप देख लीजिए थोड़ा। इनका पूरा नाम क्या है? नितिन नरेंद्र मेनन। बल्लेबाजी की इनकी शैली रह चुकी है, क्योंकि ये अंपायर बनने से पहले खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, इसलिए बल्लेबाज थे ये क्रिकेटर में।
क्रिकेट में राइट हैंड बल्लेबाज थे और भूमिका क्या थी इनकी, विकेट कीपर की। इसीलिए इन्होंने फैसला किया, क्योंकि विकेट कीपर जो है विकेट को अच्छी तरीके से पहचानना सीख जाता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसी तरीके से इन्होंने भी फिर अंपायरिंग में जाने का फैसला किया। 5वां प्रश्न है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मित्तल कॉमर्स क्लासेस। अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु को पछाड़ते हुए मित्तल कॉमर्स क्लासेस को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सीए के विद्यार्थियों का पूरे उत्तर भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन करवाने के लिए ये जो अवार्ड है उनको दिया गया है। देख लीजिए आप, अदा शर्मा अभिनेत्री जो है उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है। 6वां प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत ने 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त किस देश को जारी की है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भूटान। भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त है वो भारत ने जारी की है। भारत ने उसके विकास के लिए, भूटान के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है सहायता देने का निर्णय लिया है? 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अभी 2 दिवसीय यात्रा पर जो क्या है सहमति व्यक्त की थी। कितने करोड़ रुपए की? 1000 करोड़, 10,000 करोड़। कितने? 10,000 करोड़ रुपए की। उसमें से जो दूसरी किस्त है 500 करोड़ रुपए की, वो अभी उन्होंने दे दी है। और किसके विकास के लिए? ग्यालसून परियोजना के विकास के लिए। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी के लिए यूनहाई 302 उपग्रह लॉन्च किया है? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर चीन? अब ये नाम से ही आपको स्पष्ट है, वैसे तो दक्षिण कोरिया, जापान या चीन, इन तीनों में से ही हो सकता है कोई। तो इसका सही जवाब है चाइना। अंतरिक्ष और वायुमंडल के मामले में जो चाइना क्या है कि आगे ही रहता है, लॉन्च करते हुए ये अपना दबदबा कायम रखना चाहता है अंतरिक्ष में। चीन ने क्या है, यूनहाई 302 लॉन्च किया है। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के संशोधित संस्करण के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यानी कौन सा रॉकेट है जिसके माध्यम से ये लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट, और वो भी अपडेटेड वर्जन है उसका। 514वां मिशन है, देख लीजिए आप, इसीलिए चाइना आगे रहता है इंडिया से। यूनहाई 302 को विशेष रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? वायुमंडल और समुद्री पर्यावरण सर्वेक्षण, अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी और आपदा रोकथाम में कमी के प्रयास के लिए। चलिए 7वें से 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 100 मिलियन यूरो का स्टार्टअप हब स्थापित करने के लिए स्टारबर्स्ट एक्सेलरेटर SARL के साथ सहयोग किया है? कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, बॉम्बे या फिर दिल्ली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आईआईटी मद्रास। फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा फर्म स्टारबर्स्ट एक्सेलरेटर SARL जो है उसके साथ 100 मिलियन यूरो की फंडिंग सहायता के साथ स्टार्टअप के लिए एक अभिनव केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ सहयोग किया गया है। इस सहयोग को औपचारिक रूप देने वाले समझौते पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। कहां पर? मद्रास कहाँ है? चेन्नई में है। तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास परिसर में क्या है, हस्ताक्षर किए गए हैं। चेन्नई तमिलनाडु में ही तो है। इस साझेदारी के तहत आईआईटी मद्रास स्टारबर्स्ट को एक्सेलरेटर स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत के विमानन, अंतरिक्ष, रक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या है, मजबूत करने का उद्देश्य है। तो सीधी सी बात यही है, 100 मिलियन यूरो का स्टार्टअप हब स्थापित करने के लिए स्टारबर्स्ट एक्सेलरेटर SARL ने कौन सी आईआईटी के साथ समझौता किया है, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी मद्रास के साथ। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपनी शुरुआत की है? नई दिल्ली में भारतीय सहायक कंपनी एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया के साथ में। जापान, इजराइल, रसिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इजराइल। इजराइल ने एरोस्पेस कंपनी, इजराइल की जो एरोस्पेस कंपनी है IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये अपनी दिल्ली की भारतीय सहायक कंपनी जो है वो है ASI, एरोस्पेस सर्विसेज ऑफ इंडिया। ASI क्या काम करती है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली संपूर्ण मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के लिए एकमात्र अधिकृत मूल उपकरण निर्माता, तकनीकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। MRSAM क्या है? MRSAM को IAI
IAI और DRDO, IAI और DRDO। IAI अभी बता ही दिया, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, और DRDO कौन है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और भारतीय बलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL में उत्पादित किया गया है। बढ़ते हैं अपन 10वें प्रश्न की ओर। मार्च 2024 में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? वैसे ये प्रश्न जो है रिपीट में लिया गया है दोस्तों, इसका जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि अपन ये कर चुके हैं। 6.8% का अनुमान जो है 2024-25 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने लिया है। भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो 6.8% तक रहेगी। पूरी इसकी डिटेल देख लीजिए। ब्रोकरेज फर्म जो है मॉर्गन स्टैनली ने अपने सर्वे के आधार पर ये बताया है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिकवरी शीर्षक इन्होंने अपनी रिपोर्ट को दिया है। औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में निरंतर वृद्धि के बीच में क्या रहेगा 2024-25 के लिए भारत के जो GDP है उसका अनुमान पहले के अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। यानी उसमें बढ़ोतरी की है कि भारत की इकोनॉमी है जो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। कैलेंडर वर्ष जो है 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4% की तुलना में 6.8% की दर से बढ़ेगी। ये बातचीत अपन कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.9% होगी और क्वार्टरली यानी चौथा इसका जो क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 का जनवरी से मार्च जो एंडिंग होता है, वित्तीय वर्ष का जो एंड होता है जनवरी से मार्च की चौथा क्वार्टरली जो है उसमें GDP वृद्धि दर क्या है 6.7% की सकल मूल्य वर्धित वृद्धि के साथ 7% रहेगी। तो एवरेज ऑन एन एवरेज क्या रह जाएगा 6.8%। तो ये कहा है ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने। ये आप जरूर ध्यान रखिए। GDP में कितनी वृद्धि दर दर्शाई है उन्होंने 6.5% से बढ़ाकर 6.8% तक की। तो दोस्तों ये थे 31 मार्च 2024 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न थे वो आपके सामने मैं लेकर आया था। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके पास में पूरी डिटेल के साथ 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है डेली करंट अफेयर्स शो के रूप में लेकर रोज आता रहूं। थैंक यू दोस्तों। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।